एक छोटे से गांव रतनपुर में संजू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सुमन और बेटी मुनमुन के साथ रहता था। संजू दिन भर तांगा चलाता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन संजू चौराहे पर खड़ा सवारी का इंतजार कर रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, जेब में चंद पैसे बचे हैं, ऐसे कैसे होगा घर का गुजारा। संजू ऐसा सोच ही रहा था कि तभी एक अमीर व्यापारी सेठ जय सिंह अपने नौकर के साथ वहाँ से गुजरता है। वह संजू के तांगे को देख ठहर जाता है। अरे ओ तांगे वाले, क्या तेरा तांगा खाली है? हाँ साहब बैठिए, कहाँ जाना है? बड़ा बाजार जाना है, चलेगा क्या? इसके बाद संजू चाबुक उठाता है, मगर अपने घोड़े बादल पर हल्का सा ही मारता है। तांगा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सेठ जय सिंह अपनी जेब से सोने की घड़ी निकालकर समय देखता है। अरे ये तांगा इतना धीमी चाल से क्यों चल रहा है? कोई और घोड़ा नहीं रखा तुमने? साहब बादल बूढ़ा हो गया है, पर मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इसने मेरा पूरा जीवन चला रखा है। अरे मूर्ख, बूढ़े घोड़े को पालकर कौन अमीर बना है? इसे बेच दे और नया घोड़ा खरीद। साहब दौलत तो नहीं कमाई, पर इसका साथ नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। सेठ जय सिंह संजू की बात सुनकर उपहास करता है और चुप हो जाता है। कुछ देर बाद तांगा बाजार पहुंचता है। सेठ जय सिंह उतरकर पैसे देता है, पर संजू हाथ जोड़कर मना कर देता है। साहब, आपका सफर सुखद रहा, यही मेरी कमाई है। सेठ जय सिंह को पहली बार किसी गरीब की खुददारी देख असंभव होता है। वह कुछ सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। संजू अपने पुराने घोड़े बादल को लेकर अपने छोटे से घर की ओर बढ़ता है। रात के समय संजू अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठा था। उसकी बेटी मुनमुन और उसकी पत्नी सुमन पास में ही थी। मुनमुन, जो करीब 10 साल की थी, किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर टिमटिमाते दिए की रोशनी में उसे दिख नहीं रहा था। सुमन चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। पापा, हमारे घर में लालटेन क्यों नहीं है? स्कूल में मास्टर जी कहते हैं कि उजाले में पढ़ने से आंखें खराब नहीं होती। बेटी, पैसे होंगे तो जरूर लेंगे। अभी तो तेरा बाबा सिर्फ दिन भर की रोटी जुटाने में ही लगा रहता है। सुमन संजू की ओर देखती है। उसके चेहरे पर घर की चिंता दिखाई दे रही होती है। वह थाली में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार परोसकर संजू के सामने रख देती है। आज सुबह से मेहनत कर रहे हो और खाना देखो कैसा है, मुझे बड़ा दुख होता है। अरे सुमन, पेट खाने से भरता है, शिकायत और चिंता करने से नहीं। तभी संजू की बेटी मुनमुन संजू के पास आकर बैठ जाती है। बाबा, क्या मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, तू पढ़ाई कर, तुझे अफसर जरूर बनाऊंगा। संजू की आंखों में सपने हैं, मगर अंदर ही अंदर उसे चिंता हो रही है कि गुड़िया की पढ़ाई का खर्च कैसे उठेगा। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। संजू अपने तांगे पर बैठा सवारी के इंतजार में करा था। तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है। अरे ओ संजू, तुझे खबर है, अब सड़कों पर तांगे चलाने की इजाजत नहीं रहेगी। सरकार मोटर गाड़ियों के लिए जगह बना रही है। पर सरकार ऐसा क्यों करेंगे? सरकार तो हमारी मदद करने के लिए होती है ना। संजू, ये बड़े लोगों की दुनिया है, गरीबों की चिंता कौन करता है? संजू के चेहरे पर चिंता और गहरी हो जाती है। वो सोचता है, अगर तांगा बंद हो गया तो वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? मुनमुन की पढ़ाई कैसे होगी? इसके बाद शाम के समय गांव के सभी तांगे वाले एक पुराने चाय खाने में इकट्ठा होते हैं। सबके चेहरे पर गंभीर चिंता होती है। तभी एक बुजुर्ग तांगे वाला मोहन काका बोलना शुरू करते हैं। भाइयों, हमें कुछ करना होगा। अगर तांगे बंद हो गए तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। सही कह रहे हो काका, हम सरकार से विनती करेंगे कि हमारा रोजगार ना छीना जाए। पर क्या सरकार हमारी बात सुनेगी भी? हमें कोशिश तो करनी होगी।
अगर हम कुछ ना करें तो फिर हमारा भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। सभी तांगे वाले एक स्वर में समर्थन करते हैं। संजू और उसके साथी अगले दिन सरकारी दफ्तर जाकर अपनी फरियाद रखने का फैसला करते हैं। मगर संजू के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे डर है कि अगर सरकार नहीं मानी तो उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। तभी तांगे वालों के नेता मोहन काका आगे बढ़ते हैं और चौकीदार से अंदर जाने की इजाजत मांगते हैं। सुनो साहब से कहना कि तांगे वालों की फरियाद सुन ले, हमारा रोजगार खतरे में है। साहब बहुत व्यस्त है, उनके पास किसी से भी मिलने का समय नहीं है। संजू बाकी तांगे वाले निराश होकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी एक अफसर जिसका नाम मदन लाल है बाहर निकलता है। क्या मसला है? तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो? साहब, हम गरीब तांगे वाले हैं। सुना है कि सड़कों पर तांगे बंद किया जा रहे हैं। अगर हमारा तांगा छीन गया तो हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे। कृपा करके सरकार से कहिए कि हम पर दया करें। मदन लाल उसकी बात सुनकर ठंडा सांस भरता है। वो अपनी घड़ी पर नजर डालता है और फिर रूखे अंदाज में जवाब देता है, देखो, इस बारे में सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अब जमाना बदल गया है, मोटर गाड़ियाँ आ रही है, सड़कें चौड़ी हो रही है और तुम्हारे तांगे पुराने हो चुके हैं। ये सुनकर तांगे वालाए में हलचल मच जाती है। किसी की आंखों में आंसू है तो कोई गुस्से में मुट्ठी बिछ देता है। साहब, हम गरीब जरूर है मगर मेहनत से अपना पेट पालते हैं। हमें कोई भीख नहीं चाहिए, बस हमारा हक मत छीनिए। मदन लाल कुछ देर सोचता है, फिर हल्के स्वर में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी अर्जी ऊपर भेज दूंगा, मगर कुछ हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सुनकर तांगे वाले निराश हो जाते हैं, मगर संजू के चेहरे पर अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। शाम का समय संजू अपने तांगे पर बैठा सोच में डूबा हुआ था। उसके पास खड़ा घोड़ा सुस्त पड़ रहा था। तभी एक अमीर ग्राहक आता है जो बहुत शान शौकत में था। अरे वो तांगे वाले, क्या तेरा तांगा बिकाऊ है? बिकाऊ क्यों साहब? मुझे अपने फार्म हाउस के लिए पुराना तांगा चाहिए और साथ में घोड़ा भी। मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा। संजू तांगे की तरफ देखता है। उसकी आंखों में बीते वर्षों की यादें तैयार जाती है। इसी तांगे में ऐसे मुश्किल समय में सहारा दिया था। इसी घोड़े ने हर मौसम में उसका साथ दिया था। मगर अब क्या सच में हर इस तांगे का कोई भविष्य नहीं? वो उलझन में पड़ जाता है। अगर वो तांगा बेच देता है तो कुछ पैसे मिल सकते हैं जिनसे मुनमुन की पढ़ाई तो हो सकती है, लेकिन फिर वह करेगा क्या? जल्दी फैसला कर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। संजू की आंखें नम हो जाती है। माफ कीजिएगा साहब, मेरा तांगा बिकाऊ नहीं है। अमीर ग्राहक हंसकर चला जाता है, मगर संजू के मन में हलचल मची रहती है। रात का समय संजू अपने छोटे से मिट्टी के घर में चुपचाप बैठा था। सुमन की आंखें आंसुओं से भर जाती है, लेकिन वह आंसू छुपाते हुए कहती है, भगवान सब ठीक करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। संजू हल्का सा मुस्कुरा देता है, मगर उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अगली सुबह संजू अपने टांगे के पास खड़ा था। रोज की तरह उम्मीद में बैठा था, मगर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। आसपास कई और तांगे वाले भी परेशान खड़े थे। तभी एक कार संजू के तांगे के पास आकर रुकती है। कार से अमीर साहब उतरते हैं। ओ तांगे वाले, क्या तेरा तांगा बिकाऊ है? देख, अभी मुझे जरूरत पड़ रही है, इसीलिए ले रहा हूँ। बाद में यदि मेरा काम किसी और चीज से चल गया तो पूछूंगा भी नहीं। फिर वही सवाल, साहब ये तांगा मेरी रोजी रोटी है, इसे बेचकर मैं क्या करूँगा? अब तुझे कौन सी सवारी मिलेगी? सरकार तांगे बंद करने वाली है, तेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। सोच ले, मैं तुझे अच्छा दाम दूंगा। संजू कुछ देर सोचता है। उसे अपनी बेटी की पढ़ाई याद आती है। पैसे से मुनमुन की किताबें और एक लालटेन खरीद सकता है, लेकिन यदि वो तांगा बेच देगा तो फिर उसकी रोगी कैसे चलेगी?
संजू कुछ सोचता है और गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ठीक है साहब, मैं अपना तांगा बेचने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद अमीर आदमी संजू का तांगा खरीद लेता है और तांगा लेकर वहाँ से चला जाता है। मगर संजू के मन में कई सवाल छोड़ जाता है। संजू को ऐसा करता देख सभी तांगे वाले चौंक जाते हैं। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही होती है। तभी मनोज काका, जो सबसे बुजुर्ग तांगे वाले हैं, गंभीरता से बोलते हैं, संजू ये क्या किया तूने? तांगा बेच दिया। अरे तेरी ही वजह से हम सब के अंदर हिम्मत आई। हमने सोचा था सरकार से मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन अब तू ही हिम्मत हार रहा है। काका मैं क्या करता, अब तुम ही देख लो। कोई भी सवारी तांगे में नहीं बैठती। सभी को जल्दी है, सभी लोग ऑटो से सफर करना पसंद करते हैं। और आखिर सरकार भी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है? मैं तो कहता हूँ कि आप सभी लोग भी तांगा बेचकर और कुछ पैसों का इंतजाम कर ऑटो खरीद ले। संजू तू तो जानता है कि हम लोग कितने गरीब हैं, तांगा चलाकर मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ऑटो खरीद सके। देखो भाई, ये हमारे लिए मुश्किल परिस्थिति है, लेकिन हमारे पास बदलाव के सिवा कोई और चारा नहीं है। ये सुनकर सभी तांगे वालों के चेहरे पर गंभीर चिंता और दुख आ जाता है कि आखिर गुजारा कैसे करेंगे। इसके बाद संजू भी दुखी मन से अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वो देखता है सुमन चूल्हे पर रोटी बना रही थी, मगर वो देखती है कि संजू काफी बेचैन है। पास में बैठी मुनमुन अपनी किताब पढ़ रही थी। संजू अगर तांगा बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? सुमन अब तांगा चले या ना चले क्या फर्क पड़ता है? संजू के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुमन चौंक जाती है। संजू ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तांगा नहीं चला तो हमारा गुजारा कैसे होगा? सुमन मैंने तांगा बेच दिया। तांगा बेच दिया? पर क्यों? इसके बाद संजू चौराहे पर हुई सारी घटना के बारे में सुमन को बता देता है। सुमन हम मेहनती लोग हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा क्या मैं पढ़ाई जारी रख पाऊंगी? हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी पढ़ेगी। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह अपने पति की हिम्मत देखकर खुद को संभाल लेती है। अगली सुबह संजू सेठ जयकिशन के घर की ओर चल पड़ता है। सेठ के घर पहुंचकर संजू सेठ से कहता है, नमस्ते सेठ जी। हाँ बताओ संजू, कैसे आना हुआ? सेठ जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, यदि आप मुझे थोड़ा कर्ज दे दे तो मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। अरे तुम्हें क्या पैसों की जरूरत आन पड़ी है संजू? आखिर तुम तांगा चलाते तो हो। क्या बताओ सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि लोग अब तांगे में बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। बदलते समय के साथ चीज भी बदल गई है। सेठ जी मैं पूरे दिन चौराहे पर खड़ा रहता, लेकिन कोई भी सवारी मेरे तांगे में नहीं बैठती, इसलिए मैंने तांगा बेच दिया है और अब मैं ऑटो लेना चाहता हूँ। वैसे तुमने सोचा तो सही है, और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। पर याद रहे समय पर पैसे चुका देना। मुझे कर्ज ना चुकाने वाले लोगों से सख्त नफरत है। ठीक है सेठ जी। इसके बाद संजू सेठ जी से पैसे लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, सुमन सेठ जी से कुछ पैसे उधार लेकर ऑटो का इंतजाम कर लिया है, अब यही हमारी रोजी रोटी का जरिया होगा। ठीक है, पर ध्यान रखना सेठ जय किशन कर्ज ना चुकाने वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। हाँ इस बात का ध्यान रखूंगा। बाबा जब तुम ऑटो चलाने लगोगे तब भी क्या तुम्हें अपने तांगे की याद आएगी? बिल्कुल याद आएगी बेटी, लेकिन हर सफर का एक अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत दिलाता है। पर संजू क्या तुम ऑटो चला पाओगे? हाँ सुमन, अगर तांगा संभाल सकता हूँ तो ऑटो भी चला लूंगा, बस हिम्मत बनाए रखनी होगी।
सुमन अपने पति की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वह जानती थी कि संजू मजबूत इंसान है और कभी हार नहीं मानेगा। धीरे धीरे संजू ऑटो सीखने लगता है। कुछ ही महीने में संजू ऑटो चलाने में माहिर हो जाता है। फिर एक दिन संजू चौराहे पर खड़ा हो जाता है और उसके पास एक आदमी आता है। अरे भाई, बाजार तक चलोगे क्या? हाँ साहब, आइए। संजू आत्मविश्वास से ऑटो स्टार्ट करता है और आगे की ओर चल पड़ता है। आज उसकी जिंदगी में नया मोड़ लिया था। वह जानता था कि ये नया सफर उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल देगा। पर चुनौतियां अब भी बाकी थी। कुछ साल बाद संजू की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। वह दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रही थी। फिर एक दिन, बाबा देखो, मेरी कक्षा में पहला नंबर आया है। वाह मेरी बेटी, मेरा सपना पूरा हो रहा है। तू खूब पढ़ लिख कर नाम करेगी। पास में खड़ी सुमन मुस्कुरा देती है और संजू को देखकर संतोष से भर जाती है। वह जानती थी कि उनके संघर्ष में अब रंग लाना शुरू कर दिया है। समय बीतता जाता है। मुनमुन बड़े सपनों के साथ मेहनत कर रही थी। संजू मेहनत करके ऑटो चलाकर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद कर रहा था। मुनमुन पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही थी और नौकरी की तैयारी कर रही थी। तभी एक दिन पूरे मोहल्ले में खुशखबरी गूंज उठती है। बाबा, मैं सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और मैं अफसर बन गई हूँ। संजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये आंसू खुशी के थे। आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। मोहल्ले के सभी लोग बधाइयाँ देने आते हैं। मोहन काका और बाकी पुराने तांगे वाले भी बहुत खुश होते हैं। संजू, तूने जो किया वो काबिले तारीफ है। तेरी बेटी अब इस शहर की अफसर बन गई है। मेरी गरीबी ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, क्योंकि मेरे सपने हमेशा ऊंचे थे। मुनमुन अपने पिता के पैर छूती है और कहती है, बाबा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से हूँ।